जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ। इससे पहले हमने विधायी शक्तियाँ पढ़ी और उससे पहले कार्यपालिका संबंधी और वित्तीय न्यायिक, इस तरीके से हमने पढ़ ली थी सामान्य शक्तियाँ। अब हमारा नंबर आता है इसके बाद जो हमारी शेष बची हैं वो हैं राष्ट्रपति की विशेष या आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विशेष आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ या इन्हें हम विशेष शक्तियाँ के नाम से जाना जाता है। देखो साहब, ये 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3। नंबर 1, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ये पूरे भारत में लग सकता है या भारत के किसी हिस्से पर लग सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में लग सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो प्रकार है वो है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये तो पूरे देश में ही लगेगा, ऐसा तो नहीं किसी राज्य में लगे। वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति की जो विशेष शक्तियां हैं उसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 3। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। देखो, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लग सकता है, भारत के किसी हिस्से में लग सकता है, किसी राज्य विशेष में लग सकता है, पूरे भारत में भी लग सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में क्या है, जो प्रशासन व्यवस्था या शासन व्यवस्था जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उसको हटा करके विशेष परिस्थितियां क्या क्या हुई वो तो देखेंगे भी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को अपने हाथ में ले लेता है और राष्ट्रपति स्वयं या किसी माध्यम से शासन को संचालन करता है। वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। अच्छी बात यह है कि अपने देश में भी हुआ नहीं है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की आपातकालीन या विशेष शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। अब इनको हम तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 साहब, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 352। कौन सा अनुच्छेद है? 352। देखो साहब, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल संपूर्ण भारत
अथवा किसी हिस्से पर लग सकता है, हिस्से पर लग सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में लग सकता है या भारत के किसी भूभाग या कोई किसी हिस्से विशेष में लग सकता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अब देखते हैं किन आधारों पर लगेगा। आधार क्या क्या होंगे इसके? तो इसके 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर हो सकती है। नंबर 1, युद्ध। क्या हो जाए? युद्ध हो जाए। नंबर 2, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण। और नंबर 3, सशस्त्र विद्रोह। देखो साहब, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, मूल संविधान में था आंतरिक अशांति। तो हम लिख सकते हैं मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि ये शब्द जोड़ना पड़ा? तो देखो मेरे दोस्तों, 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, राजनारायण ने उसके खिलाफ क्या लगाई? याचिका लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को कर दिया अवैध कर दिया। यानी अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, एमपी नहीं रही, तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगी। और उसका खूब विरोध हो रहा था भारत में। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर दी? घोषणा कर दी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और घोषणा करके जितने भी इंदिरा गांधी के विरोधी थे सबको जेल में डाल दिया और निरंकुश हो गई। क्या हो गई? निरंकुश। तो उसने कहा कि देश में क्या, जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये आंतरिक अशांति फैल गई है देश के अंदर और आंतरिक अशांति फैला रहे हैं, और अपने जो विरोधी थे उनको सबको जेल में डाल दिया। इस शब्द का उसने फायदा उठाते हुए फिर बाद में जो सरकार बनी मोरारजी देसाई की, उसने 44वां संविधान संशोधन किया और जो आंतरिक अशांति शब्द था उस आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा करके उसकी जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और वर्तमान में कौन सा शब्द है? तो वर्तमान में जो शब्द है वो शब्द है सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द है साहब? सशस्त्र विद्रोह शब्द है।
कौन सा शब्द है? सशस्त्र विद्रोह। तो ये कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया? तो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया। तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर होती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब कई सोच रहे हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण अंतर क्या है। देखो दोस्तों, अभी जैसे भारत और चाइना के बीच जो स्थिति बन रही है वो सेना आमने सामने है, युद्ध की स्थिति बन रही है। किसकी स्थिति बन रही है? युद्ध की। परंतु जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, अब वो अचानक आक्रमण किया था पाकिस्तान ने, तो युद्ध तो घोषित होता है, पता रहता है कि युद्ध होने वाला है, सभी तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। परंतु बाह्य आक्रमण का मतलब है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर अचानक से क्या कर दे? आक्रमण कर दे। जैसे हमारे यहां उरी में हमला हुआ था। क्या हुआ था? हमला। सेना सो रही थी और वहां के पाकिस्तानी नापाक हरकतों ने वहां पर अचानक सोते हुए लोगों पर क्या किया? आक्रमण। ये पाकिस्तान की करतूत है कि वो सोते हुओं पर हमला करता है और हम सामने से गोली मारते हैं। तो अचानक कोई हमला कर दे, वो कहलाता है बाह्य आक्रमण। और आमने सामने जब सेनाएं खड़ी होके लड़ती हैं, घोषित होता है, वो कहलाता है युद्ध। और सशस्त्र विद्रोह, पहले आंतरिक अशांति समझी गई कि देश में क्या फैल गई? अशांति। इसके अब जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, यह हमारी सेनाएं क्या कर दें? विद्रोह कर दें देश के अंदर, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए जो हथियार लेकर के, सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह कर दे, वो कहलाता है सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर शस्त्र के साथ विद्रोह करना अचानक से, वो सशस्त्र विद्रोह है। इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या लगाया सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब इसकी घोषणा कौन करेगा? तो देखो, इसकी घोषणा करेंगे राष्ट्रपति महोदय। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था कि भाई कि राष्ट्रपति किस आधार पर करेगा, केवल यह था कि राष्ट्रपति घोषणा करेगा और राष्ट्रपति से कौन कह दे? प्रधानमंत्री कह दे, सो वो घोषणा कर देगा। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही घोषणा करेगा। क्या प्रावधान किया गया? कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर घोषणा करेगा। जब तक मंत्रिमंडल लिखित में परामर्श नहीं देगा, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा। अब देखो, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, इसे भी कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग नहीं था। अब केवल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और अभी संविधान में एक जगह केवल मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है, वो है 352, और वो प्रयोग किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए। तो मंत्रिमंडल जब तक राष्ट्रपति को लिखित में नहीं देगा, तब तक राष्ट्रपति घोषणा नहीं करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से नहीं करेगा और अपने स्वयं विवेक से नहीं करेगा। जब तक मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो राष्ट्रपति को लिखित में नहीं देंगे, तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। इस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है, तो उसको देखते हैं। उद्घोषणा या घोषणा, तो साहब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, उद्घोषणा।
तो उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर और इसे कब जोड़ा गया? इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब जोड़ा गया? 1978 में जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही इसकी क्या करेगा? घोषणा करेगा। तो घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। और इस प्रावधान को कब जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। इसका प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग या उल्लेख नहीं किया गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। तो अब कितनी बार है? अब एक बार इसका प्रयोग है। कहां पर? अनुच्छेद 352 में। कहां पर है? 352 में इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द था ही नहीं। तो अगर अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करेगा। किस पर करेगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। अब देखते हैं, उद्घोषणा हो गई। अब उद्घोषणा हो गई तो कितने समय तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर क्या कर दी? घोषणा तो कर दी। अब ऐसा तो नहीं कि ये लागू रह जाए मंत्रिमंडल के कहने पर ही, छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब 1 माह तक ही लागू रह सकता है, जब तक संसद क्या नहीं देती? अनुमति नहीं देती। तो अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए? तो 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। और कैसे? साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से? तो इसका जो अनुमोदन है वो विशेष बहुमत से होना चाहिए। तो अनुमोदन या स्वीकृति। तो अनुमोदन 1 माह में संसद द्वारा विशेष बहुमत से, संसद द्वारा विशेष बहुमत से संसद द्वारा कैसे होना चाहिए? विशेष बहुमत से अनुमोदन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना जरूरी है। कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर। अब देखो साहब, अब देखते हैं, अनुमोदन हो गया। अब कितने समय तक ये लागू रह सकता है? तो अवधि टाइम
तो देखो संविधान में ये है अनिश्चित काल के लिए, ये अनिश्चित, कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चित समय तक, अनिश्चित समय तक लागू रह सकता है, अनिश्चित समय तक लागू रह सकता है, लागू रह सकता है। तो अनिश्चित टाइम तक ये क्या रह सकता है, लागू रह सकता है। परंतु एक बार में, अब एक बार जैसे पहली बार तो 1 माह तक रहेगा, फिर अनुमति मिल गई तो 6 माह तक रहेगा, 6 माह बाद अनुमति लेनी पड़ेगी। कितने माह तक, 6 माह बाद। और एक बार में 6 माह तक, 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और 6 माह बाद अनुमति लेते जाओ, और ये अनिश्चित काल कितने भी समय तक बढ़ सकता है, परंतु 6 माह बाद क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। क्या लेनी होगी साहब, अनुमति लेनी होगी। इस तरीके से इसकी जो अवधि है वो 6 माह बाद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। कितने, अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से इसकी क्या हो गई, अवधि। अब बात करते हैं इसकी समाप्ति कैसे होगी। समाप्ति, समाप्ति भी तो करना है। समाप्ति, तो देखो समाप्ति 2 आधारों पर हो सकती है। नंबर 1, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, कभी भी वापस ले सकता है, वापस ले सकता है, या राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा इसे वापस किया जा सकता है। राष्ट्रपति इसे कभी भी क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। दूसरा, लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव क्या कर दें, प्रस्ताव पारित कर दें, पारित कर दें तो इसे वापस लिया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एक तो है कि राष्ट्रपति इसे कभी भी क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। दूसरा, यदि लोकसभा के सदस्य 1/10 सदस्य प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति से कहें कि इसे आप वापस ले लो, तो राष्ट्रपति इसे क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। क्या ले लेगा साहब, वापस ले लेगा। इस तरीके से इसको वापस लिया जा सकता है। तो देखो हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, उस राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद कौन सा है, 352, 352। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जा सकता है, तो वो आधार हैं 3, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले इसमें आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन को हटा करके उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। ये बात अब आधार हो गए। अब इसकी जो घोषणा करेगा, उसकी घोषणा करेगा राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करेगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, पहले उल्लेख नहीं था, अब 44वें के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब ही करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित में उससे सिफारिश करे। क्या करे, सिफारिश करे कि साहब राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, जब ही लग सकता है। इसको कब किया गया कि मंत्रिमंडल के लिए सिफारिश करेगा, तो इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में
राष्ट्रपति बीबी गिरी के कहकर के सॉरी इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पर, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 75 में और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करो भारत में, और देश में क्या फैल गई आंतरिक अशांति। तो प्रधानमंत्री के कहने पर ही कर दिया, इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। तो बाद में यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री तो निरंकुश हो सकता है, प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति कभी कभी बिगड़ सकती है, और उसके अकेले के कहने पर यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे तो ये तो बहुत बड़ी भयानक स्थिति है। भाई अकेले के कहने पर नहीं लगाना जाना चाहिए, तो उन्होंने तो केवल इंदिरा गांधी के कहने पर ही लगा दिया। तो इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जब ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा जब उससे मंत्रिमंडल लिखित में, मौखिक नहीं लिखित में क्या करेगा, सिफारिश करेगा। और मूल संविधान में मंत्रिमंडल नहीं था, अब केवल एक बार है, और इसे भी कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और अब इसका उल्लेख है 352(3) में, इसका भी 352(3) में इसका उल्लेख किया गया है। आप याद रख लेना 352 में किया गया है। इसके बाद उद्घोषणा हो गई। अब बात आती है उद्घोषणा, ऐसे तो फिर मंत्रिमंडल लगा देगा, कभी भी ऐसे चलता रहे राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, 1 माह तक ही रह सकता है। इसके बाद यदि वो संसद से अनुमति नहीं ले रहा, संसद उसको स्वीकृति नहीं दे रही, यदि संसद स्वीकृति नहीं देती है तो 1 माह के बाद वो समाप्त हो जाएगा अपने आप। यदि संसद विशेष बहुमत से अनुमति दे देती है, किससे, बहुमत कैसा होना चाहिए, विशेष, और अनुमोदन की अवधि 1 माह के भीतर, तो वो 6 माह तक लागू हो जाएगा। कितने माह, 6 माह बाद। 6 माह बाद पुनः फिर अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर 6 माह बाद लेते ऐसे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल, कोई टाइम फिक्स नहीं है, परंतु एक बार में 6 माह के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। कितने के लिए, एक बार में 6 माह के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से ये हो गई साहब उसकी अनुमोदन, और वो भी कैसा, विशेष बहुमत से, और अवधि। अब समाप्ति, भाई ऐसे समाप्ति क्या करेंगे, तो समाप्ति के 2 आधार हैं। एक आधार तो ये है मेरे दोस्तों कि उसे राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति अपनी घोषणा से कभी भी वापस ले सकता है, घोषणा कर दे कि अब राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेते हैं, समाप्त होता है। यदि राष्ट्रपति नहीं ले रहा तो लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित में दें और सिफारिश करें कि इसको वापस ले लें, तो राष्ट्रपति उसे वापस ले लेगा। यानी वापस लेने से अगर वापस सरकार नहीं रोक सकती, कार्यपालिका नहीं रोक सकती, लोकसभा केवल 1/10 सदस्य कहें तो वो वापस ले सकता है। इस तरीके से उसे वापस ले सकता है। अब देखते हैं इसके प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इसके प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ेगा इनसे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव,
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। नंबर 1 देखो, नंबर 1 देखो, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, क्या चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के क्या नहीं हो सकते, चुनाव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, चुनाव। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का क्या क्या हो सकता है, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में लोकसभा के, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, क्या चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल, और लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, तो आप जानते हैं कि चुनाव ऐसी स्थिति में संभव नहीं है, लोग घर से ही नहीं निकल रहे, लोगों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वोट डालने कैसे जाएंगे, चुनाव प्रचार कुछ भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो। और लोकसभा भंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो लोकसभा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लोकसभा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो लोकसभा भंग हो सकती और ना चुनाव हो सकते। तो ऐसी स्थिति में प्रावधान किया है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो नंबर 1, लोकसभा का कार्यकाल या अवधि, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो तो लोकसभा का क्या बढ़ा सकते हैं, जो कार्यकाल है, जो अवधि है, वो बढ़ाया जा सकता है। और एक बार में कितना, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे बार बार कर करके लोकसभा का कार्यकाल कितना भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, वहां भी देखा था मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव। देखो साहब, अनुच्छेद हमारा जो है 358, ये क्या कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 358 कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित या स्थगित हो जाएंगी, अप्रभावी हो जाएंगी। यानी जैसे ही देश में क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो स्वतंत्रताएं 19 की क्या हो जाएंगी, निलंबित हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही हो जाएंगी। तो अनुच्छेद 358 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही स्वतः
स्वतः ही अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी, स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। अनुच्छेद 19 कहता है, 358 कहता है कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही जो अनुच्छेद 19 में जो व्यक्तियों को 6 स्वतंत्रता प्राप्त है वो अपने आप क्या हो जाएंगी, निलंबित हो जाएंगी, अप्रभावी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी मेरे दोस्तों? निलंबित हो जाएंगी, अप्रभावी हो जाएंगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 358। देखो इसमें अगली बात क्या लिख रही है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। ये कहता है 358 अगली बात, यदि परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होंगी। इसे कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी जोड़ा गया। तो ये इसी में प्रावधान है 358। परंतु यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होंगी। देखो अनुच्छेद 358 कहता है, देखो कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर हो रही है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है, तो जो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त थी वो क्या नहीं होंगी? निलंबित नहीं होंगी। यदि इन 2 आधारों पर हो रही है तो हो जाएंगी, परंतु इन आधारों पर हो रही हैं तो निलंबित नहीं होंगी। इसे कब जोड़ा गया? इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 1978 में जोड़ा गया। क्लियर? एक तो ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान। दूसरा हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दूसरा जो प्रभाव है वो है अनुच्छेद 359। दूसरा अनुच्छेद 359। ये 359 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष अधिकारों को अपने आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? आदेश। और यहां आदेश देने की जरूरत नहीं है, यहां आदेश की जरूरत है। तो 359 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का आदेश देगा या दे सकता है, जब ही निलंबित होंगे, बाकी निलंबित नहीं होंगे। तो ध्यान देने योग्य बात है, यहां निलंबित करने के लिए आदेश देना पड़ेगा और यहां
निलंबित नहीं होंगे, और 20-21 तो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होगा। यह भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि अनुच्छेद 20, जिसमें 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण। अरे किसी पर ऐसा नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है कि भैया किसी पर कोई भी आरोप लगाओ जेल में डालो, ऐसा नहीं कर सकते। 21 में प्राण एवं दया की स्वतंत्रता कि भैया किसी को भी मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, अरे भैया उसे जीवन का अधिकार है, ये इनको नहीं छीना जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के कारण 2 अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद 359 क्या कहता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष अधिकारों का निलंबन अपने आदेश द्वारा कर सकता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति को क्या देना होगा? आदेश देना होगा। परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? 20-21 को तो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया सकता। तो नोट, अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे भी कब जोड़ा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों पर आरोप लगा के जेल में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने अपने आरोपी थे जो उसके विरोधी थे, आरोपी नहीं विरोधी, उन विरोधियों पर केस लगा दिए मनमाने। उन्हें सुनने का अधिकार ही नहीं दिया, वो कोर्ट ही नहीं जा सकते क्योंकि उनके अधिकारों को निलंबित कर दिया। इसलिए प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को तो निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रावधान किया गया कि भैया व्यक्ति पर ऐसा नहीं है आप कोई भी आरोप लगा के, पुलिस आरोप लगा के और जेल में पटक दे, उसे कोर्ट के सामने सुनने का अधिकार होगा क्योंकि उसके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो 44वें और उसके जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, इन्होंने तो आरोप लगा के जेल में डाला और संजय गांधी ने लोगों की जबरदस्ती से नसबंदी करवाई। क्या करवाई? नसबंदी करवाई। इस तरीके से ये हमारा होता है और आगे की क्लास में देखेंगे। टाइम हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।